हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल के नामकरण की सार्थकता। तो चलिए देखते हैं आदिकाल का नामकरण किसने और कब किया। आदिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आरंभिक युग नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद रहा है। विवादास्पद यानी विवाद में रहा है। तत्कालीन जनमानस की सहज अनुभूति एवं पर्यावरण की गत्यात्मक परिस्थिति के मध्य विभिन्न विद्वानों ने इस युग को विभिन्न शीर्षकों के मध्य निबद्ध किया, यानी अनेक नाम दिए। भाषा की संवैधानिक परीक्षा के आधार पर इस युग की भाषा पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। विभिन्न धर्म संप्रदायों एवं समाज की जटिलताओं के मध्य हिंदी साहित्य का आरंभिक युग विकासों उन्मुख होते हुए भी अपने संक्रमण काल से गतिशील हो रहा था। यहाँ पर एक सहज एवं स्वाभाविक प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि इसे किस शीर्षक के अंतर्गत मूल्यांकित किया जाए। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के समर्थन में इस युग को निम्नलिखित नाम दिए हैं। आज थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, भाई जुकाम हो रखी है, सॉरी। वीर गाथा काल का नामकरण दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संक्रमण काल का नाम दिया डॉक्टर राम खेलावन ने और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं ने कहा और आधार काल का डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को वीर गाथा काल कहा। शुक्ल ने अभिष्ट नामकरण के संदर्भ में दो प्रवृत्तियों पर विचार किया है, तत्कालीन मानव मनोविज्ञान और तत्कालीन वीर गाथात्मक प्रवृत्ति का। हिंदी साहित्य का यह युग नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और पिंगल भाषा के परिवेश में फलता फूलता रहा। इस पर अपभ्रंश साहित्य का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। किस पर? वीर गाथा काल पर अपभ्रंश साहित्य का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। आचार्य शुक्ल ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित पुस्तकों का नाम गिनाया है कि पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, परमाल रासो, विद्यापति, पदावली, खुमान रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश, जयमयिक जसचंद्रिका, विजयपाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ। ये वीर गाथात्मक रचनाएं हैं जो आरंभिक काल में ही लिखी गई थी। इन्हीं के नाम पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया है। शुक्ल जी ने जितनी पुस्तकों का नाम गिनाया है उसमें खुसरो की पहेलियों को छोड़कर अन्य सभी अपभ्रंश भाषा का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। विद्यापति की रचनाओं का समावेश करना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। शुक्ल जी की यह धारणा है कि इस संक्षिप्त सामग्री से जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है हमें उसी से संतोष ग्रहण करना पड़ेगा। यह कथन शुक्ल जी के इस भ्रम को प्रदर्शित करने वाला है और इन्हीं साहित्य की परिधि से धार्मिक रचनाओं को अलग अलग स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक प्रेरणा अथवा आध्यात्मिक चेतना किसी काव्य में बाधक नहीं होती। यदि ऐसा होता तो हमें रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को ही रचना पद्धति से बाहर रख देना पड़ता। नेक्स्ट है चारण काल। तो चारण काल का नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा से अभिहित कराया। इस युग का परिवेश विभिन्न मतांतरों के अंतर्गत तथा युद्ध के भीषण परिवेश से पर्यवेष्टित रहा, जिसमें स्वतंत्र चेतना का निरंतर ह्रास हुआ। किसमें? चारण काल में स्वतंत्र चेतना का निरंतर ह्रास हुआ है। कविगण युद्ध के समय राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से गुणगान करते थे
यह कार्य शांति के भी समय होता रहा और डॉक्टर वर्मा की चारणी प्रवृत्ति के आधार पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि इस युग को चारण काल न कहकर चारण काव्य की संज्ञा प्रदान की जाती, तब यह नामकरण किसी सीमा तक उपयुक्त माना जाता। तो चारण काल नाम रखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हो पाया। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग में सिद्धों और सामंतों का बाहुल्य रहा है। तात्कालीन प्रवृत्ति के अंतर्गत सिद्धों और सामंतों का प्रक्रिया क्रम में निरंतर विकास हुआ। जहाँ सिद्ध लोग मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में अपने को संतुष्ट करते थे, वहीं पर सामंत लोग युद्ध के परिवेश में तथा शांति की स्थिति में अपनी प्रशंसा सुनकर संतुष्ट होते थे। ऐसी परिस्थिति में इस युग को पंडित राहुल सांकृत्याय जी ने सिद्ध सामंत युग कहा, जिस पर आपत्ति उठाते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि सिद्ध सामंत युग हिंदी साहित्य के आरंभिक युग के लिए उपयुक्त नहीं है। इस नामकरण में भाषा वैज्ञानिक त्रुटि है और समूची प्रवृत्ति का प्रभाव है। तो इसमें कहा है कि जो राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत का नाम दिया वो भी सही प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है बीज वपन काल। निसंदेह हिंदी का आरंभिक युग बीज वपन काल की मौलिक संज्ञा से विभूषित हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को हिंदी का बीज बोने वाला युग कहा है। तात्विक समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि इस युग में अपभ्रंश भाषा का निरंतर बाहुल्य रहा होगा। ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य का आरंभिक युग बीज वपन काल की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता और डॉक्टर वासुदेव चरण सिंह ने लिखा है कि द्विवेदी जी का अभिष्ट नामकरण कुछ सीमा तक समेजित प्रतीत होता है, किंतु इसे मूल प्रवृत्ति में प्रवेश का बोध नहीं माना जाता। फिर किया संक्रमण काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग संक्रमण काल की संज्ञा से विभूषित किया गया। निसंदेह हिंदी साहित्य का युग अपभ्रंश भाषा से प्रभावित होने के कारण हिंदी भाषा की मानक स्थिति को स्पष्ट करने में असमर्थ होने के कारण संक्रमण काल कहा गया। यह संज्ञा डॉक्टर राम खेलावन द्वारा दी गई है। इस नाम की तात्विक समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि अभिष्ट नामकरण सीमा विशेष के अंतर्गत ही औचित्य ग्रहण करता है। सर्वांगीण दृष्टिकोण एवं मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर यह नाम सार्थक नहीं सिद्ध होता। फिर है अंतर्विरोधों का काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत विभिन्न होने के कारण अंतर्विरोधों के युग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सामंतों का बाहुल्य, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अपभ्रंश और हिंदी का मिश्रण इत्यादि विविध कारक हैं जिन्हें अंतर्विरोधों की स्थिति उत्पन्न होती है। इस आधार पर कि कुछ विद्वानों ने इस काल को अंतर्विरोधों का काल कहा है, किंतु तात्विक समीक्षा के आधार पर इस युग को अंतर्विरोधों का काल कहना उचित नहीं प्रतीत होता। यहाँ आदिकाल में अनेक विद्वानों ने अपने अपने नाम दिए, लेकिन ये 100% तक सही सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, इसलिए यह विवादास्पद और अंतर्विरोधों का काल रहा है। नेक्स्ट है आधार काल। विभिन्न मतांतरों के आलोक में हिंदी साहित्य का आरंभिक युग नामकरण की दृष्टि से विवेचन का विषय रहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के अद्यतन इतिहास में इस युग को आधार काल की संज्ञा प्रदान की। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी लिखा कि भाव एवं परंपरा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का आरंभिक युग आधार काल की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी को गतिशील करने के लिए यही युग आधार युग बना था। इन तर्कों के बावजूद भी यह नाम प्रचलन में नहीं आ सका। नेक्स्ट एंड लास्ट है आदिकाल। हिंदी साहित्य का आरंभिक युग आदिकाल की संज्ञा से विभूषित किया गया। इस नाम की मान्यता भी मिल गई। डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है कि आदिकाल ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में भी इतिहासकारों ने इसे स्वीकार कर लिया है तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारधारा, शिल्प भेद आदि से संबंध सभी
गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा हुआ है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो परिवर्तित काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल के आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक सिद्ध हुआ है। तो लास्ट में आकर के अनेक विद्वानों ने अनेक रूप दिए, अनेक नाम दिए, लेकिन हर कोई नाम यहाँ सिद्ध नहीं हो पा रहा था। अंत में आदिकाल के नाम को ही स्वीकारा गया। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आदिकाल से संबंधित इससे पहले मैं 2 वीडियो और भी डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, परिस्थिति और प्रवृत्तियों पर नहीं देखी हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वो दोनों पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।